हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी वाटर की। हमने छोड़ा था ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर हमने कर लिया था। थर्ड टाइप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, दैट इज़ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस ऑफ वाटर। थर्ड है हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस के अंदर ना हमें पता है वाटर हाइड्रोलिसिस करा सकता है, वाटर हाइड्रोलाइज कर सकता है बहुत सारे कंपाउंड्स को। उनमें से कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बाइड्स होते हैं, हैलाइड्स, फोस्फाइड्स, नाइट्राइड्स, इन सबको वो क्या कर सकता है, हाइड्रोलाइज कर सकता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, उसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, बना लेगा H2SO3। P4O10 की हाइड्रोलिसिस होगी, ये बना लेगा H3PO4 दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है ये। फिर है कैल्शियम कार्बाइड की जब करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और एसिटाइलिन बना लेता है ये। फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब ये बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन CH4 मीथेन होता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटाइलिन C2H2। फिर से मैग्नीशियम नाइट्राइड की Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है ये, इसकी हाइड्रोलिसिस जब हम करवाते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 प्लस अमोनिया NH3। फिर कैल्शियम फोस्फाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करवाएं Ca3P2 प्लस 6H2O हाइड्रोलिसिस करवाएंगे कैल्शियम फोस्फाइड की तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फोस्फिन। सिलिकॉन क्लोराइड की करवाएंगे, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बोल सकते हो इसको आप लोग, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बनाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये थी सारी हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। इसमें से मोस्टली जो है वो क्या बन रहे हैं, हाइड्रोक्साइड ही बन रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। आप लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होंगे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके फॉर्मूले के साथ डॉट लगा के H2O लिखा होता है, H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हाइड्रेट्स बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स को जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं, उनके क्रिस्टल बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, उनके एक्वस सॉल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फिर ठंडा कर देते हैं। इन क्रिस्टल्स के अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट करते हैं, मतलब उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे उसको उतना ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। ऐसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स को हाइड्रेटेड सोल्ट्स बोलते हैं या फिर सिंपली हाइड्रेट्स बोलते हैं। तो हाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हाइड्रेट्स जिसके अंदर मेटल आयन जुड़ा होता है, मतलब वाटर किसी मेटल आयन के साथ जुड़ा होता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे मेटल कटायन के साथ और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। इसको आप 12th के अंदर तो डिटेल में पढ़ोगे, बट सिंपली यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो जैसे Ni3NO3 2 है, निकल का नाइट्राइड है, उसकी अगर हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस मतलब इसके अंदर वाटर ऐड करते हो सिंपली, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा जिसके अंदर निकल जो है ना वो मेटल आयन है और इसके साथ जुड़ जाएंगे H2O। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 NO3 को आना चाहिए, NO3 नेगेटिव 2 लगेंगे यहाँ पे, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बना दिया। एक तो इस टाइप के हाइड्रेट्स होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। दूसरे टाइप के हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड्स होते हैं जिसके अंदर ना वाटर डॉट की फॉर्म में लगा होता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। उसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसने कोऑर्डिनेट कर रखा है किसके साथ, सेंट्रल कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ
आयन के साथ, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये इसका मतलब हाइड्रेट है। अब इसके अंदर ना आप जैसे जैसे डिटेल्स पढ़ोगे स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स तो कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ हैं स्ट्रक्चर में, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, और जो फिफ्थ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है सल्फेट के साथ, सल्फेट आयन के साथ। ठीक है, अभी इतनी डिटेल्स है नहीं यहाँ पे, बट स्टिल ये मतलब एक टाइप का हाइड्रेट होता है। थर्ड जो कैटेगरी आती है उसके अंदर ना हम ये बोलते हैं कि जो भी मतलब क्रिस्टल है या फिर आयनिक कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर जो भी खाली स्पेस होता है, जो भी क्रिस्टल लैटिस होता है उसके अंदर खाली स्पेस होता है, जिसको वॉइड्स बोलते हैं या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। तो उसके अंदर उन खाली साइट्स के अंदर क्या आ जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो तीसरे टाइप की कैटेगरी वो होती है जैसे कि बेरियम क्लोराइड .2H2O। तो यहाँ पे होता क्या है, बेरियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट होते हैं, खाली स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं उस क्रिस्टल लैटिस में। तो यहाँ पे नॉर्मल वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैवी वाटर, दैट इज़ D2O। हैवी वाटर D2O। ठीक है, तो ना हमने क्या पढ़ा था, जब हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था तब हमने हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स देखे थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। जब ऑक्सीजन के साथ प्रोटियम कंबाइन होगा तब तो नॉर्मल वाटर बनेगा, H2O बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया है नॉर्मल जो दूसरा ड्यूटेरियम नाम का आइसोटोप था, अगर वो कंबाइन हो गया तो हमारा कैसा बनेगा, हैवी वाटर बनेगा, जिसका फॉर्मूला है D2O। ठीक है, तो यहाँ पे ना क्या होता है, जो ऑक्साइड होता है प्रोटियम का उसको ऑर्डिनरी वाटर बोलते हैं, जबकि ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को, मतलब प्रोटियम के ऑक्साइड को ऑर्डिनरी वाटर बोलते हैं, और ड्यूटेरियम D जो होता है उसके ऑक्साइड को हैवी वाटर बोला जाता है। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे यूरेन नाम के, उन्होंने 1932 के अंदर प्रिपेयर किया था। और किया कैसे किया था, उन्होंने क्या किया था, नॉर्मल वाटर है ना उसकी बार बार इलेक्ट्रोलिसिस की थी। इलेक्ट्रोलिसिस की थी तो हैवी वाटर यहाँ पे बन गया था। तो ऐसे बनाया था उन्होंने। अब एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था, क्योंकि हमने नॉर्मल वाटर की, इसको छोड़ो एक बार नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं हुई क्या थी वहाँ पे। नॉर्मल जो है उसने नॉर्मल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब उसकी ब्रेक डाउन करवाया उसका H2O का। तो उसने देखा कि जो कैथोड था वहाँ पे, कैथोड पे हमें H2 मिला, H2 मिला इन प्रेफरेंस टू D2, मतलब वहाँ पे D2 की जगह वहाँ पे H2 मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो एक तो H पॉजिटिव होता है और एक D पॉजिटिव होता है। तो H पॉजिटिव क्योंकि हल्का होता है, उसका मास नंबर कम होता है, तो उसकी वजह से H पॉजिटिव बहुत जल्दी मोबाइल कर जाता है, उसकी मोबिलिटी फास्ट होती है, तो इसीलिए H2 मिल गई कैथोड के ऊपर। और ये थोड़ा सा हैवी आयन होता है तो इसीलिए ये नहीं मिला, क्योंकि इसकी मोबिलिटी स्लो होती है। ठीक है, तो जो इस और हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम्स है ना वो एकदम कंबाइन कर जाते हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बना लेते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम एटम्स। मतलब क्या है, देखो ये जो H पॉजिटिव जो बने थे ना इनकी मोबिलिटी ज़्यादा थी, उन्होंने क्या किया, सीधा इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्रोजन बना लिया, हाइड्रोजन ने कंबाइन किया, H2 बना ली। ठीक है, लेकिन जो ऐसा D2 के साथ नहीं था, D पॉजिटिव वाले जो आयंस थे बहुत ज़्यादा हैवी थे और वो मूव नहीं कर पाए थे और D2 नहीं बना पाए थे, मतलब H2 ज़्यादा बन गए थे उस टाइम पे। नेट रिज़ल्ट ये रहा कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हुई, जबकि जो हैवी वाटर जो था वहाँ वो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ही रह गया, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई नहीं, क्योंकि इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई हैवी वाटर की, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई। फिर ये एस्टिमेट किया गया कि अगर ना 29,000 लीटर्स ऑर्डिनरी वाटर मतलब H2O, अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर बनेगा। देखो इतने लीटर से 1 लीटर्स अगर हम हैवी वाटर बनाना चाहते हैं तब वो 1 लीटर ही बनेगा प्योर D2O।
तो यहाँ पे देखो कितना सारा लीटर्स पानी की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तब जाके 1 लीटर प्योर D2O बनेगा। तो सोच के देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा स्लो मतलब मोबिलिटी होगी, कितना ज़्यादा स्लो ये मूव करेगा ड्यूटेरियम जो है। तो इसीलिए ना इस प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है जो हैवी वाटर होता है। तो जैसे हमने नॉर्मल वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अभी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हैवी वाटर की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैवी वाटर, दैट इज़ D2O। तो फिज़िकल जो कांस्टेंट्स होते हैं हैवी वाटर के लिए वो थोड़े से हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो मोलिकुलर मास है ना हैवी वाटर का वो ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी वाटर के कंपैरिजन में, ये हमने देखा भी है। तो इसके लिए हम कुछ देखेंगे फिज़िकल कांस्टेंट्स की क्या वैल्यू होती है क्या नहीं होती। तो यहाँ हम ना कंपैरिजन के तौर पे पढ़ेंगे। यहाँ पे H2O की वही प्रॉपर्टी देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, और यहाँ पे D2O की वैल्यू देखेंगे, और यहाँ पे जो फिज़िकल कांस्टेंट है जिसके प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही हूँ वो देखेंगे। तो यहाँ पे ना होता क्या है, सबसे पहले मोलिकुलर मास की बात कर लेते हैं। मोलिकुलर मास फर्स्ट ऑफ ऑल इसका होता है 18.015, इसका होता है 20.028। इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। इसकी होती है 1.000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी होती है 1.106 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है केल्विन के अंदर देखेंगे, इसका होता है 273 केल्विन के ऊपर जो वाटर है वो मतलब मेल्ट हो जाता है, मतलब आइस जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका होता है 276.8 केल्विन। फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम इसका देखें ये भी केल्विन में रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा 373 केल्विन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, और इसका होगा 374.4 केल्विन। ठीक है, केल्विन में है ये। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये पर ओम पर सेंटीमीटर में होती है और 293 केल्विन के ऊपर मेज़र की जाती है। इसकी तो होती है 5 × 7 × 10⁻⁸, और इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी ये कुछ ना कुछ कम ही हैं, और ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये हैवी होता है इसलिए इसको हैवी वाटर बोलते हैं। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ D2O। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैवी वाटर। सबसे पहले होती है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना हैवी वाटर की, वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं ऑर्डिनरी वाटर। बस कंपैरिजन कहाँ आएगा, जहाँ पे हम लोग प्रोटीन लिखते थे H लिखते थे उसकी जगह अभी हमें D लिखना पड़ेगा, ड्यूटेरियम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो D2O होता है उसकी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कैथोड पे तो ड्यूटेरियम मिलता है, वहाँ पे कैथोड पे H2 गैस मिलती थी। अब यहाँ पे H की जगह क्या आया है, D आया है, ड्यूटेरियम आया है, तो कैथोड पे तो ड्यूटेरियम गैस मिलेगी, ड्यूटेरियम मिलेगा, और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे मिल जाएगी। फिर सेकंड है एक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता था ना एल्कली मेटल्स के साथ और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, ठीक है, और वैसे ही इसकी भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या होता है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है हैवी वाटर और बना लेता है सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड 2NaOD, इसको बोलते हैं सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और D2 यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, इसने एल्कली मेटल, सोडियम के एल्कली मेटल है उसमें से क्या निकाल दी, ड्यूटेरियम गैस इवोल्व करवा दी। ऐसे ही जो कैल्शियम है उसके साथ रिएक्ट करेगा D2O और वहाँ से बन जाएगा कैल्शियम
ड्यूटीरो ऑक्साइड और D2 यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके ऑक्साइड बन जाएंगे ड्यूटेरियम के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसकी, तब हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे।